अम, क्या आप सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। चलें जी। यस मैम। ऑलराइट, सबसे पहले हम आज जो है वो अपना इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग अवर इंग्लिश कोर्स की आउटलाइन। ठीक है, तो काफी बच्चों के पास ऑलरेडी आउटलाइन मौजूद होगी, कुछ के पास नहीं है, कुछ को मैंने जो है वो कल ऑलरेडी ग्रुप में भेज दी है, तो उन्होंने अवेल कर ली होगी। तो हमारे पास ये देख लें आप, ये टॉपिक्स होते हैं, यही एक्सपेक्टेड होते हैं कि इन्हीं में से कोई कंटेंट एमसीक्यूज जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास टेंसेस आ जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम एंटोनिम, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल पंक्चुएशंस, इरर डिरेक्शन, वर्ब्स, यही सारे आपके जो है ना वो बेसिकली टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है आईबीए का, ठीक है, तो वो सम हाउ इन्हीं एरियाज, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो और अभी भी बाय होपफुली बाय 12 और 13 ऑफ जनवरी वी विल ट्राई कि हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर कर लें। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है इसका फ्लो कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास अब जो वीक है, वीक नंबर 1, ठीक है, तो इसमें वी आर होपिंग कि वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल कवर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन है वो बेस करेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। आज के टॉपिक में हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो लर्न करने वाले हैं। ठीक है, पुराने बच्चे जो हैं उन्हें ऑलरेडी आती होंगी, तो ये उनके लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो इनको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मजीद जो है वो डिपेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स जो है वो करेंगे, एंड देन हमारे पास यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स जो है टॉपिक हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले वीक में जो पहला हिस्सा है, हम वो वोकेबलरी का कवर करेंगे, और उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर हम जो है वो वर्ब्स वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर हम उससे ही रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंड देन हम ये जब हमारी वर्ब्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक्स पर जब हमारी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी, देन वी विल बी एबल टू कवर द टॉपिक ऑफ टेंसेस। ठीक है, टेंसेस हमारा थोड़ा सा टाइम लेंगे, हो सकता है ये हमारे 2 से 3 सेशंस ले लें, लेकिन इट इज वेरी नेसेसरी कि हम ये लर्न करें। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद हमारे टेंसेस का जो टॉपिक है वो कवर होगा। फिर उसके बाद जो हमें अलग अलग जो टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि आर्टिकल एंड पंक्चुएशन है वो डिस्कस हो जाएगा हमारा आखिरी हफ्ते में या सेकंड लास्ट वीक में, या प्रीपोजिशंस, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कंजंक्शन और इरडिरेक्शन। तो ये कुछ हमारे कोर्स आउटलाइन का फ्लो है। इस तरह से हमारे जो आउटलाइन है थ्रू सॉरी टॉपिक्स जो है वो थ्रू आउट दिस सेशन जो है एकेडमी के सेशन ये कवर होंगे। इज इट क्लियर नाउ? आई होप कि अब आप सब लोगों को कोर्स की आउटलाइन भी मालूम हो चुकी होगी। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि उन्हें नहीं पता था कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, और आप लोगों को फ्लो भी पता चल गया होगा कि पहले कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और किस किस तरह से किए जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इफ यस देन राइट इन द चैट बॉक्स यस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जी साहिल, आई विल सेंड दिस पीडीएफ। जैसे ही क्लास खत्म होगी तो मैं आपके साथ आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी और पीडीएफ भी। ठीक है, तो चलिए जी, अब जो है वो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास में वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले आप अपनी प्रायर अंडरस्टैंडिंग जो है आपके मुताबिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, या आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा, तो आपके मुताबिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक जो है वो शेयर करें, माइक यूज कर लें, या फिर आपकी मर्जी है आप चैट बॉक्स में लिखते हैं और
पुराने स्टूडेंट जो हैं उनके लिए जरूरी है कि वो जरूर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है आपके मुताबिक? आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में वो शेयर करें सबसे पहले। Right, we have already received responses. मोहम्मद अली इज सेइंग कि पैराग्राफ से सवाल होते हैं। जेवेरिया सेज के मैम पैसेज होता है एंड उससे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत इजी है मैम। साहिल सेज, एहसन सेज के मैम शॉर्ट पैसेज मिला होता है फिर उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। यस, यू ऑल आर प्रिटी राइट, लेकिन आप लोग जो है वो एक मेन चीज जो है वो मिस कर रहे हैं, ठीक है। यू ऑल आर राइट, गलत कोई भी नहीं है आप लोगों में से। एग्जैक्टली, आई डोंट नो आपका पूरा नाम क्या है। इट इज एफ अहमद। ही सेइंग के पैसेज को अंडरस्टैंड करना और क्वेश्चंस के आंसर देना है। यू आर राइट कि हमें पैसेज को अंडरस्टैंड करना होता है, ठीक है। तो ये जो लफ्ज अंडरस्टैंड आपने यूज किया है, तो ये अंडरस्टैंड करना जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो बेसिकली इसकी एक ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक होता है ये उसकी बैकबोन होती है, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी कि जब हम टेक्स्ट को पढ़ें तो उसको अंडरस्टैंड करें, फिर ही हम उन सवालों को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब हम एक इसकी जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक कि मैं डेफिनेशंस जो है वो हर टॉपिक की इसलिए जो है वो बच्चों से शेयर करती हूँ, ठीक है। बच्चों को एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि हम जो है फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिकली मतलब होता क्या है, ठीक है। तो तभी इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो टॉपिक जो है उनकी डेफिनेशन जो है वहीं से स्टार्ट करवाया जाए, ठीक है। ताकि आप लोगों को पता हो कि आज अगर आप जो टॉपिक करने जा रहे हो तो इसका बेसिक मतलब क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसका बेसिक मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है। वी ऑल नो कि कॉम्प्रिहेंशन कम्स फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कॉम्प्रिहेंड, ठीक है। इंग्लिश वर्ड कॉम्प्रिहेंड जिसका मतलब होता है समझना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है बेसिकली कि हमारे पास एक टेक्स्ट जो है वो दिया गया होता है, ठीक है। एक पैराग्राफ कह लें, एक टेक्स्ट कह लें, एक पैसेज कह लें, ठीक है। वो हमारे पास दिया गया होता है और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, हम उसको समझते हैं, समझकर हम उसका मतलब निकालते हैं और फिर क्या होता है कि आखिर में उसी से ही मुतल्लिक दिए गए जो सवालात होते हैं हम उनको हल करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन फॉर्मल क्या होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रीड, ठीक है। कि जब जो चीज हम पढ़ रहे होते हैं तो हम उसका मतलब हमने उसका मतलब निकालना, उसके जो लिखारी है या राइटर है वो इस टेक्स्ट के जरिए, वो इस पैराग्राफ के जरिए वो हमें क्या मकसद, क्या मतलब जो है वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पर्पस होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इट मीन्स टू एक्सट्रैक्ट और कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम द रिटन वर्ड्स, ठीक है। लिखे हुए अल्फाजों में से हम लोग माना निकाल रहे होते हैं, ये होती है हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो आज जो है वो हम यही सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं विद इन मिनट्स एंड दैट टू विथ अटमोस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। और उससे मुतलिक जो है आज हम सीखेंगे कि किस तरह के सवालात आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में एक्सपेक्टेड होते हैं और क्या क्या टेक्निक्स स्ट्रेटेजीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको वो टेक्निक्स वो स्ट्रेटेजीज आती हैं तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू एक्सेल, ठीक है। अगर आपने वो स्ट्रेटेजी समझ ली है, वो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पे आपकी ग्रिप बन चुकी है, तो यू आर गोइंग टू एक्सेल। फिर जो है वो बहुत बेहतरीन बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज अपने माइक्स जो हैं उनको बंद रखें। लाइबा, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज अपना जो माइक है वो ऑफ कर लें, बिकॉज फिर आपके सराउंडिंग्स की आवाज जो है वो बहुत बॉदर करती है यहाँ।
हाँ, चलें जी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेसिकली आपकी टेक्स्ट आपके पेपर में इंक्लूड करने का मकसद क्या होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, और इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इसेंशियल कि आपको जो है वो बेसिक ग्रामर आनी चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको जो है वो टेंसेस आते हैं, आपको प्रीपोजिशंस आते हैं, आपको कंजंक्शंस जो है उनका इस्तेमाल आता है, ठीक है। आपकी ना ग्रामर पे ग्रिप जो है वो टेस्ट में चेक की जा रही होती है, ठीक है, बाय इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। लेकिन आपकी जहनी सलाहियतों को भी टेस्ट करने के लिए कि हाँ आपकी जहनी सलाहियतें कितनी हैं, कि आप चीजों को कितना समझने बूझने की जो सलाहियतें रखते हैं, तभी जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन होता है वो आपके पेपर में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, समझना टेक्स्ट को, वो हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा, उसकी आप समझ लें कि उसकी जान होती है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ें तो आप जो है आखिर में उस टेक्स्ट का जो मतलब है, उसका जिस्ट जो है, ठीक है, उसका जो निचोड़ है, आप उसको निकालें कि इस टेक्स्ट को पढ़ने का मेन मतलब, मेन मकसद क्या था, ठीक है। तो आज इसी से मुतालिक हम कुछ स्ट्रेटेजीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह के सवाल जो हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ नौयत के सवाल होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ इतने तीन कैटेगरीज जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि तीन तरह की ही कैटेगरीज जो हैं वो आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो आईबीए का होगा अभी, ठीक है, तो उसमें ये तीन ही एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन इससे अलावा भी होती हैं, जैसे कि क्लोज्ड क्वेश्चन जो हैं वो प्रोबेबली आ सकते हैं, ओपन क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर यस या नो क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिटेलिंग क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें आपने स्टोरीज अगर या कोई टेक्स्ट जो है आपने पढ़ा हुआ होता है, तो आपने उसको दोबारा अपने लफ्जों में बयान करना होता है। लेकिन वो जो है वो क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और वो थोड़े से डिटेल मांगने वाले सवालात होते हैं, तो वो जो है वो आपके टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है। तो ये तीन जो सवालात हैं ये एक्सपेक्टेड होते हैं, तीन तरह के सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्लोज क्वेश्चन होते क्या हैं, बेसिकली ओपन क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, और यस या नो वाले सवाल जो हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम इन क्वेश्चंस की कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे, सही है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? इफ यस देन राइट इन द चैट बॉक्स। Yes, yes. जी आगे बढ़ते हैं। क्लोज क्वेश्चन क्वेश्चन की जो है वो मैं आपको बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि क्लोज क्वेश्चन हमारे ऐसे सवालात होते हैं जिनका बहुत ही एक छोटा सा आंसर हमने देना होता है, फॉर एग्जांपल, और उनका एक फिक्स ही आंसर होता है, ठीक है। अगर हमने उस फिक्स आंसर के अलावा कोई और जवाब दिया तो हो सकता है कि हमारा आंसर जो है वो गलत करार दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्वेश्चन इन द टेक्स्ट के, सॉरी, देयर इज अ क्वेश्चन के व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो आपने जो है वो इसका अब आंसर देखिए, बहुत ही छोटा सा एक रिस्पॉन्स है कि आपने एक सिटी का नाम बताना होता है, ठीक है। और अगर आप इस्लामाबाद के अलावा जो है वो किसी और सिटी का नाम लिख देंगे तो इट मीन्स कि योर आंसर विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो क्लोज क्वेश्चन ऐसे सवालात होते हैं जिनका बहुत ही छोटा सा एक रिस्पॉन्स होता है, कुछ लफ्जों पे मुश्तमिल उनका एक रिस्पॉन्स या आंसर होता है, या कभी कभी एक लफ्ज पे मुश्तमिल भी उसका आंसर हो सकता है, और वो आंसर शेयर द स्क्रीन। आई होप कि स्क्रीन जो है वो नजर आ रही है आप लोगों को। यस मैम, नजर आ रही है। चलें जी, लेट्स गेट बैक टू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, ठीक है। तो हम क्लोज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे कि क्लोज क्वेश्चन ऐसे सवालात होते हैं जिनका बहुत ही छोटा सा आंसर आपने देना होता है, और वो आंसर हमेशा फिक्स ही होता है। अगर आप वो फिक्स आंसर जो है, वो फिक्स जवाब जो है वो उस क्वेश्चन का नहीं दोगे, तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा, ठीक है।
क्लोज क्वेश्चन बेसिकली ये होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास ओपन क्वेश्चन, ठीक है। ओपन क्वेश्चन जो है वो कौन से होते हैं? ऐसे सवाल जिनमें आपने जो है वो अपने आंसर्स को डिटेल में बयान करना होता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर एक पैसेज जो है वो पढ़ा है, ठीक है, वो पैसेज एक स्टोरी थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस स्टोरी को अपने लफ्जों में बयान करें, ठीक है। तो इस तरह के सवाल कौन से सवाल होते हैं? वो ओपन क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो है वो आपको आंसर जो है वो खुद से देना होता है, ठीक है। उसका आंसर कोई फिक्स नहीं होता, और आपने डिटेल में डीप में जो है वो आंसर देना होता है, ठीक है। ओपन क्वेश्चन ये हो सकते हैं। ये मैं जनरली आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको एक समझ बूझ होनी चाहिए कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में इंक्लूडेड होते हैं। देयर आर चांसेस के क्लोज क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन क्वेश्चन जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, उनके चांसेस कम होते हैं। लेकिन वी शुड हैव अ बेसिक अ ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, ओपन क्वेश्चंस भी हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के एक्सरसाइजेस का हिस्सा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यस नो वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछा गया होता है और आपसे एक राय जो है अक्सर मांगी गई होती है, या फिर बस पूछा जाता है, कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, और उसके बारे में आपने बताना होता है कि या तो ये सच है, यस, या तो ये झूठ है, नो, ठीक है। इस तरह से जो है ये यस या नो वाले सवाल आपके पास दिए गए होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिकली हमारे सवालों की कैटेगराइजेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में किस तरह से होती है, ठीक है। कि किस किस तरह के सवालात आपके लेवल पर, आप जो इंटरमीडिएट लेवल जो है उस पर उनके लेवल पर जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि इंक्लूड हो सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। और उनकी कैटेगरीज किस तरह से बनाई गई हैं और आप उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सही है। यस मैम। चलें जी, अब आप देख लें कि इस तरह से कोई दो कैटेगरीज जो होती हैं वो क्वेश्चंस की बनती हैं, ठीक है, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट की, ठीक है, पैसेजेस की। और दो तरह के सवालात होते हैं। एक तरफ अब हमारे पास आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे आसानी से हम जिनको सॉल्व कर लें, ठीक है, जो कि हमारे पास सिंपल, हमारे पास सवालिया सिंपल सवाल होते हैं, ठीक है। सिंपल इंटेरोगेशन जिनमें की जाती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनके आंसर्स हमारे पास अक्सर हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टेक्स्ट होता है उसी के अंदर ही छुपे हुए होते हैं। सही है। कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ एमसीक्यूज होते हैं उनकी एग्जैक्ट लाइन जो होती है वो हमारे पास हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में मौजूद होती है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से सवाल होते हैं? ये हमारे डायरेक्ट सवाल होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनको हम आसानी से सॉल्व कर सके, जिनका जवाब हमें सीधा सीधा हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में मिल सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास दूसरे सवाल होते हैं, वो इनडायरेक्ट सवाल होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सवालात सवालात ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब हमें हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में डायरेक्ट नहीं मिलता, बल्कि वो हमें हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, जब हम उसको समझ लेते हैं और हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमने उन इनडायरेक्ट सवालात को सॉल्व करना होता है। इनका आंसर हमें डायरेक्ट हमारे टेक्स्ट में नहीं मिलता, ठीक है। हमने जो है वो टेक्स्ट को पढ़ना होता है, समझना होता है। जब हमने उसका मतलब समझ लिया उसके बाद जो है वो हम उसका आंसर जो है वो खुद से जो है वो देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इसको आप डायरेक्ट पैसेज में नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। आपने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर ही सॉल्व करना होता है। अब इनडायरेक्ट सवालात में हमारे पास कौन कौन से सवालात आ जाते हैं? हमारे पास तीन तरह के सवालात आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये टर्म्स या फ्रेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक पैसेज जो है, पैसेज के किसी एक जुमले में जो है वो कोई टर्म टर्म या फिर कोई फ्रेज जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उससे मिला के जो है वो एक आप कह लें कि एक बड़ा एक लफ्ज बनाया गया है, ठीक है, वो इस्तेमाल किया गया है। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म या ये जो फ्रेज इस पैसेज की लाइन के इस वाले हिस्से में इस्तेमाल किया गया है, बताएं कि इसका मतलब क्या है।
ठीक है। और फिर नीचे जो है वो ऑप्शंस दिए गए होंगे और उसमें से आपने जो है वो एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है उसको चूज करना होता है आपने, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सवाल इस तरह के हो सकते हैं। उसके अलावा आपसे सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड उससे लिंक्ड सवाल पूछे जा सकते प्लीज हैं। मैम ये रिपीट करें। जी जी। इनडायरेक्ट सवालात जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे सवालात होते हैं जिनका आंसर आपको डायरेक्ट जो है वो पैसेज में नहीं मिलता, बल्कि आपको पैसेज को जब अंडरस्टैंड कर लेते हैं आप, ठीक है, पैसेज को आप जब समझते हैं पढ़ने के बाद, तो उसके बाद आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर, ठीक है, आपने समझना होता है और फिर समझ के जो है फिर उन सवालों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। उनका आंसर आप डायरेक्ट में पैसेज में छुपा हुआ नहीं होता, ठीक है। यस मैम, पर टर्म्स और फ्रेज फ्रेज वाले बताएं। चलिए जी। टर्म्स जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, टर्म्स आपके ऐसे आप कह लें कि एक या दो लफ्जों पे मुश्तमिल जो है वो एक वर्ड जब आपका बन जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं टर्म। और इसी तरह से जो फ्रेज होता है, फ्रेज भी हम दो या तीन जो लफ्ज होते हैं जब वो उनको हम एज अ यूनिट हम उसको एज अ वर्ड डील करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेज, ठीक है। तो टर्म्स या फ्रेजेस बेसिकली हमारे होते हैं एक या दो लफ्जों पर मुश्तमिल, एक या दो लफ्जों या उनसे ज्यादा लफ्जों पर बना एक लफ्ज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टर्म्स या फ्रेजेस। तो कभी कभी आपसे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट में जो है वो ये सवाल किया जा सकता है कि टर्म्स या फ्रेजेस आपके पैसेजेस में यूज किए गए होते हैं, ठीक है। तो आपसे सवाल में ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो टर्म या ये जो फ्रेज जो है जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में इस्तेमाल किया गया है उसकी इस लाइन में इस्तेमाल किया गया है, कभी कभी आपको पूरी लाइन लिख के दे दी जाती है कि भाई इस लाइन में जो है वो ये फ्रेज या ये टर्म इस्तेमाल हुआ है, बताएं भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं तीन चार, और उसमें से जो आपको सबसे बेहतर लगता है ऑप्शन, ठीक है, जो आपको लगता है जो आप समझते हैं कि हाँ इस टर्म या इस फ्रेज का मतलब इस जुमले में ये है, तो आपने फिर उस ऑप्शन को क्या करना होता है, आपने चूज करना होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की सबसे पहले कैटेगरी आपके पास ये आ सकती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है। फिर उसके अलावा जो है आपके पास जो है दूसरे सवाल इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है उनकी उसकी कैटेगरी में से कौन से आ सकते हैं, सिनोनिम एंटोनिम से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जिस तरह के अभी मैंने टर्म्स एंड फ्रेजेस का की एग्जांपल दी, तो इसी तरह से आपके पास है ना जुमले में कोई एक लफ्ज यूज किया गया होता है, ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि बताएं भाई ये जो लफ्ज इस जुमले में इस पैसेज के इस जुमले में इस्तेमाल किया गया है तो इसका सिनोनिम या फिर इसका एंटोनिम क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सवालत भी आपके पास आ सकते हैं और फिर आपके पास उस लफ्ज लफ्ज के जो है वो सिनोनिम या फिर एंटोनिम जिस तरह का भी आपका सवाल होता है उससे रिलेटेड आप सिनोनिम्स या एंटोनिम्स दिए गए होते हैं और उनमें से आपने जो है वो सबसे बेहतरीन जो आप समझते हैं कि इस लफ्ज का सिनोनिम है या इस लफ्ज का एंटोनिम है उसको आपने चूज करना होता है, ठीक है। इस तरह से आपके इनडायरेक्ट सवालात में से सिनोनिम या एंटोनिम के सवालात भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर? इज इट Ma'am, aren't there any real example of the indirect questions in which they mention terms or phrases questions as well as synonym and antonyms, like how we are supposed to find the answers? Ayaz, you're talking? GG. uh, मैम टर्म्स और फ्रेजेस के जो है ना एग्जाम्पल दे के लिख के बता दें कोई सा भी, मतलब अपने हिसाब से तो समझ आ जाएगा। क्लियर नहीं हो रहा। जी। मतलब it's just a definition. Right, I was just trying to put this lecture on the record, ठीक है। चलें जी। Now the last type of question that
आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, वो हैं टाइटल क्वेश्चंस। ठीक है, आपसे एक इस तरह का सवाल आ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है, और ऐसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है जिसका कोई टाइटल जो है वो नहीं दिया गया होता है, ऐसा पैसेज है, ऐसा पैराग्राफ दिया गया होता है जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, आपसे कहा जाता है कि आप इस टेक्स्ट को पढ़ें, ठीक है, आप इस टेक्स्ट को पढ़ें और फिर आपको जो है वो इस टेक्स्ट के लिए क्या नाम बेहतर आपको समझ आता है, आप वो जो है गिवन ऑप्शंस में से कोई भी एक चूज कर दें। ठीक है, तो इस तरह से भी टाइटल क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। टाइटल क्वेश्चन भी आपकी प्योर आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस करते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा, उसका कोई टाइटल जो है वो मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, खाली जो है वो सिर्फ आपको एक पैराग्राफ या एक पैसेज आपको दे दिया जाता है और फिर पढ़ने के बाद समझने के बाद जो है वो आपने खुद से उसका टाइटल जो है वो जो है वो चूज करना होता है। ठीक है, एक एमसीक्यूज आपको दे दिया जाएगा फॉर एग्जांपल, और उस एमसीक्यूज में जो है वो टाइटल्स के नेम्स दिए गए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपके मुताबिक जो है वो आपने जो पैसेज अभी पढ़ा है या पैराग्राफ अभी पढ़ा है तो तो कौन सा जो टाइटल है वो इस पैसेज को बेस्ट सूट करता है। ठीक है, तो आपने उस टाइटल को जो है वो चूज करना होता है। इस तरह से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो बेसिकली हमारा फोकस टिप्स एंड टेक्निक्स पर होगा कि किस तरह से हमने टाइटल क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, या हम जो है वो सिंपल इंटेरोगेटिव या टर्म्स फ्रेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। कल को जो है हम एक जो है वो कॉन्क्रीट एग्जांपल जो है हम उसका वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, प्लीज आप लोग अपने माइक्स जो है वो बंद रखें। इट इज अ रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज अपने माइक्स जो हैं वो बंद रखें। ठीक है, साहिल इज सेइंग कि मैम टाइम बहुत कम है, आप थोड़ा क्विकली टीच किया करो क्योंकि हमारा एक और तो उस बातों में चला जाता है। मैम टाइम बहुत कम है। साहिल बच्चे, आई थिंक आप वही साहिल हैं जिन्होंने एम आई राइट कि आपने शायद पिछला सेशन भी अटेंड किया है। आई सपोज कि आपने पिछला सेशन भी अटेंड किया है। तो आई थिंक अभी जो हमारे पास बच्चे आए हैं वो न्यू आए हैं और उनकी क्वेरीज जो है वो आप लोगों से जिस तरह आप लोगों की शुरुआत में होती थी इसी तरह अब हमारे पास न्यू बच्चों की भी क्वेरीज है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम जो है वो उन बच्चों की क्वेरीज को भी एंटरटेन करें। ठीक है, तो इसमें जो है आई नो कि इट टेक्स टाइम बट इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो आई बीइंग अ टीचर आई नो कि किस पेस से जो है वो बच्चों को लेकर चलना होता है। ठीक है, तो इफ टाइम आई नो बीइंग अ टीचर कि किस पेस से जो है वो बच्चों को लेकर चलना है और किस तरह से विद इन टाइम जो है वो कोर्स पूरा करना है। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आपका कोर्स जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। Lab, we are not asking about we are not currently discussing the time। ठीक है, उस पे भी हम इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। एनीवे सबसे पहले तो हमारे पास कुछ बेसिक हमारे स्टेप्स होते हैं कि हाउ डू यू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट, ठीक है, स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास की स्टेप्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो चलिए जी, अब सबसे पहले हमारे पास कुछ की स्टेप्स जो होते हैं जो कि आपने जरूर फॉलो करने होते हैं फॉर इम्प्रूविंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इम्प्रूव योर वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी इम्प्रूव करना देखें आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ना सिर्फ अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करने के लिए बल्कि अपनी ओवरऑल जो स्पोकन या रिटेन इंग्लिश आपकी होती है उसकी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए। अब देखिए बेसिकली हमारे पास जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास पैसेजेस आ रहे होते हैं, हमारे पास पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं, हमारे पास टेक्स्ट आ रहे होते हैं। तो आप देखिए ना कि पैसेजेस वो पैराग्राफ वो टेक्स्ट वो बेसिकली होते क्या हैं। पैराग्राफ क्या है, एक अल्फाज से बनी हुई चीज है ना। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपको अल्फाजों की मीनिंग जो है वो आती है, ठीक है,
जितने ज्यादा आपको अल्फाज की मीनिंग आती है आप उतना ज्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो उस टेक्स्ट का, उस पैराग्राफ का आप मतलब समझ सकते हो, आप उस बेहतर वे में आप उसकी माना जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम या इंटरनियम से रिलेटेड जो आपके सवालात आपके एक्सरसाइज में दिए गए होंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करें, ठीक है। अब वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लुत्फुल्ला प्लीज आप अपना माइक प्लीज आप बंद कर लें, ठीक है, वरना फिर मुझे जो है वो सबको म्यूट करना पड़ेगा। चलें जी, मैं करना नहीं चाह रही थी आप लोगों को इस तरह से म्यूट, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी आप लोग आई थिंक मिस्टेकनली आप लोगों के माइक्स जो हैं वो खुले रह जाते हैं। एनीवेज चलिए जी, अब हम देखते हैं कि अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव या इनहेंस कैसे किया जाए, ठीक है। तो देखें, इफ यू इंटेंड कि आपने अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपने जो है वो रीडिंग जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक रीडिंग पैसेज जो है वो उसको आप गो थ्रू कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है वो यू विल कम अक्रॉस वेरी न्यू वेरी ऐसे वर्ड्स जिनकी आपको मीनिंग आपको नहीं पता, ठीक है, जिनका मतलब आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप लोगों को उन अल्फाज का जो है वो मतलब नहीं पता। अब आपने क्या करना है, जब आप उस टेक्स्ट को रीड करें, जितने भी आप न्यू अल्फाज को कम अक्रॉस कर रहे हैं आप उनको अंडरलाइन कर लें, ठीक है, आप उनको हाईलाइट कर लें, आप उनको अपनी एक पास एक अलग जगह जगह पे जो है वो अलग पेपर पे आप उनको लिख के रख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने जो है वो उन अल्फाज को जो है उनको अंडरलाइन करने के बाद उनको जो है वो आपने गूगल वगैरह पर जाकर डिक्शनरी में जो है वो आपने उनकी माना जो है उसको सर्च करना है, ठीक है। फिर एक दफा जब आप उन अल्फाज की माना निकाल लेते हो, ठीक है, तो फिर जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने उनको याद कर लिया है, ठीक है, चले इतना तो आपने कर लिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब वो आप चाहते हैं कि वो अल्फाज आपको देर पा याद रहे, यहाँ तक तो सिर्फ आपने याद किया है ना, ठीक है, आपको उसका इस्तेमाल नहीं आ रहा। और याद की भी चीज हमें यूजुअली क्या होते हैं, हमें भूल जाते हैं जिस चीज का हमने रट्टा लगाया हुआ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उन अल्फाज की माना आपको देर पा याद रहे, तो आपने क्या करना है, आपने उन अल्फाज को अपनी कन्वर्जेशंस में इस्तेमाल करना है। इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो अल्फाज न्यू लर्न कर रहे हैं उसको आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आप उनको अपनी डेली कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं, जब आप अपने बहन भाइयों, अपने सिबलिंग्स, अपने घर में अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जब आप बात करें, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो है वो अपने उन अल्फाज को जो आपने न्यू लर्न किए हैं उनको जो है वो उस कन्वर्सेशन में यूज करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम एक लफ्ज सीखते हैं हर्डल, ठीक है, आज मैंने एक लफ्ज सीखा है हर्डल। अब मैंने हर्डल जो है वो लफ्ज नया सीखा है, मैंने गूगल पे जाके इसके सिनोनिम एंटोनिम जो है वो भी निकाले हैं कि ऑब्स्टेकल इज ऑल्सो अ सिनोनिम टू हर्डल, ठीक है। इस तरह से फिर क्या हुआ, मैंने अब इनको याद कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, हर्डल जो है उस अल्फाज की क्या करूंगी, मैं उस अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। अगर मैं मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं उसको किसी के साथ कन्वर्जेशन में इस्तेमाल करूं, किसी से बात करते हुए इस्तेमाल करूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने तौर से खुद से ही हर्डल के 4-5 जुमले जो है वो बना लूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि मुझे जो है उस लफ्ज जो है उसका इस्तेमाल करना भी आ जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या होगा, मुझे उस लफ्ज हर्डल की जो मीनिंग है वो मुझे देर तक याद रहेगी, वो मुझे देर पर याद रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज मीनिंग याद की है और कल जो है वो मुझे भूल गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो है रीडिंग करें, और रीडिंग में आप जितने भी यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो है वो उनको जो है सर्च करें, उनकी माना जो है वो निकालें, उनके सिनोनिम एंटोनिम्स जो है उनको निकालें, और फिर उनको जो है वो अपनी कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल करें, ठीक है। इट इज आजकल तो हमारे पास बहुत कॉमन हो गया है कि हम जब उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है वो यूजली इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो हम बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही जनरली हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो इट इज वेरी ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है इफ यू यूज दोज लर्न्ड वर्ड्स इन योर कन्वर्सेशन एज वेल इन योर स्पोकन इंग्लिश। या फिर आप ऐसा करें कि ये भी नहीं कर सकते आप, तो बस आप एक खुद से जो है वो एक पैराग्राफ लिख लें, और पैराग्राफ में आप कोशिश करें कि उन सभी अल्फाज जो है उनका इस्तेमाल करें जो कि आपने न्यूली लर्न किए हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है आपका वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास स्टेप नंबर 2 जो है वो आ जाता है, दैट इज रीड फॉर प्लेजर, ठीक है। अब जो रीड फॉर प्लेजर जो बेसिकली होता है वो
देखिए रीडिंग जो है वो बेसिकली काफी बच्चों के लिए वो बहुत एक बोरिंग सा अमल होता है, बहुत बोरिंग सा काम होता है, ठीक है। और फिर जब बच्चे ये सोचते हैं कि भाई रीडिंग करनी है और वो भी इंग्लिश में करनी है, तो वो फिर रीडिंग से बहुत दूर भागते हैं, और उनकी जो सारी मोटिवेशन होती है ना रीडिंग से मुतालिक, तो वो बहुत उनकी लो हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है फिर आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कुछ बच्चे होंगे, वो उनका इंटरेस्ट होगा लोगों की ऑटोबायोग्राफीज जो है उसको पढ़ने में, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे उनका इंटरेस्ट होगा कि वो लोगों की ऑटोबायोग्राफीज सॉरी बायोग्राफीज को पढ़ें। कुछ बच्चे जो हैं हमारे पास इंटरेस्टेड होंगे स्टोरीज पढ़ने में, कुछ बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हमारे पास फिक्शन पढ़ने में, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप जो है वो अपनी मर्जी का टेक्स्ट पढ़ते हैं या फिर आप किसी और की मर्जी का टेक्स्ट पढ़ते हैं। मकसद क्या होता है, मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जब एक टेक्स्ट को पढ़ें तो आपको उस टेक्स्ट की मीनिंग निकालना आती हो, ठीक है। आप जो है वो उस टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड कर पाए, आप उस टेक्स्ट को जो है वो समझ पाए, ठीक है। तो रीड फॉर प्लेजर से जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया में जिस भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लोगों की बायोग्राफीज पढ़ना अच्छा लगता है तो आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बायोग्राफीज से शुरू करें, ठीक है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आप हॉरर स्टोरीज जो हैं उनसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो इसी तरह से स्टोरीज वगैरह पढ़ने का शौक है या फिक्शन पढ़ने का शौक है, आप वहां से शुरू करें। उसके बाद जो है एक दफा जब आपकी जो रीडिंग की आदत जो है वो डेवलप हो जाएगी, उसके बाद यू कैन मूव टू व्हाट देन यू कैन मूव टू एकेडमिक कंटेंट एज वेल, ठीक है। फिर आप जो है वो एकेडमिक पैसेजेस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और फिर जो है वो आपकी जो मोटिवेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के हवाले से, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली कुछ वेज होते हैं, स्टेप होते हैं कि आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये क्लियर है तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी मैम ये क्लियर है, आगे बढ़े। सदाम, यू डोंट नीड टू टेल मी कि फास्ट फॉरवर्ड चलें, ठीक है। बीइंग अ टीचर आई नो कि किस पेस के साथ चलना है। हर कोई जो है वो आपके लेवल का नहीं होगा, हर कोई आप जितना फास्ट लर्नर जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सभी बच्चों के लर्निंग एबिलिटीज को कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए जो है वो मुझे फिर एक नॉर्मल एक मॉडरेट पेस के साथ चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपके कहने से जो है वो फास्ट पेस लेके नहीं चल सकती, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मुझे सभी बच्चों की जो नीड्स या लर्निंग स्टाइल जो होते हैं उनको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। हम चलें जी। और ये जो बीच में मैं ब्रेक दे रही होती हूँ तो वो जानबूझ के दे रही होती हूँ, एक एक दो दो मिनट्स का, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें, इंटरनलाइज कर लें, ठीक है।
और आप थोड़ा सा अपना जहन जो है वो फ्रेश कर लें, ठीक है। तो यही मकसद होता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक देने का। अगर मैं आपको बस जो है वो सिर्फ मैं बोलती जाऊं और आप जो है वो पैसिव होके सुनते जाएं, तो फिर जो है वो आप चीजों को अच्छे से इंटरनलाइज समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको वो जो छोटा सा वो जो ब्रेक दिया जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा अपने जहन को रिफ्रेश कर लें, ठीक है। और यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। होपफुली इंशाल्लाह हम जो है वो अपना कोर्स पूरा कर लेंगे, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। चलिए जी, अब जो है वो हम अपनी चलते हैं कुछ की स्ट्रेटेजीज की स्टेप्स की तरफ, ठीक है। जो कि अगर आपको आते हैं तो इट मीन्स कि यू आर गोइंग टू सॉल्व योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस विथ अटमोस्ट एक्यूरेसी और एक अच्छे टाइम में, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप वक्त को जाया किए बगैर या फिर ज्यादा वक्त लिए बगैर आप एक्यूरेसी के साथ जो है वो अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस को किस तरह से एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे ना पैराग्राफ का स्ट्रक्चर नहीं बता सकती कि हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैराग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, वो ये होगा वो होगा, ठीक है। पैराग्राफ जो बेसिकली हमारे पास आता है वो बहुत ही अनसीन होता है। हमें नहीं पता कि किस तरह का किस नौयत का पैसेज हमारे पास आ सकता है, किस नौयत का टेक्स्ट हमारे पास आ सकता है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि उसके उससे रिलेटेड जो सवालात होंगे, ठीक है, वो किस किस नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। और उनको सॉल्व करने की या फिर ओवरऑल एक पैसेज को सॉल्व करने की इन जनरल जो है वो गाइडलाइंस क्या होती हैं, ठीक है। क्या टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो हमने अपनी रीडिंग के दौरान, हमने अपनी रीडिंग से पहले और हमने रीडिंग के बाद जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। ताकि हम कम से कम वक्त में बेहतर से बेहतर तौर पर जो है वो अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट को जो है वो हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी फॉरमोस्ट जो सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये है कि बजट योर टाइम, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी कि आप लोगों में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट, बल्कि दिस इज एक्चुअली फॉर योर इंटायर एग्जाम, ठीक है। पूरे इंटायर एग्जाम में जो है वो आपने अपने टाइम को बहुत बजट करके रखना है। बजट करके कैसे रखना है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 100 एमसीक्यूज जो हैं वो आए हैं और आपको 100 एमसीक्यूज ही दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने अपने टाइम को इस तरह से बजट करना है, इस तरह से सेक्शंस को में एलोकेट करना है कि अगर अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक 10 सवाल जो हैं वो हमारे मौजूद हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एलोकेट करने हैं, ठीक है। आपने कोशिश यही करनी है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही आपने अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट जो है वो सॉल्व करना है अलोंग विथ ऑल ऑफ इट्स क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ना है आपने, सॉल्व करना है। तो ये आपकी सबसे पहली जो है वो टिप है, सबसे पहली आपकी टेक्निक है, ठीक है। आपने अब क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, अभी से जो आप अगर एक्सरसाइजेस अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट की अगर आज से आप जो है वो उसकी तैयारी करना शुरू करें, तो आपने क्या करना है? जब आप तैयारी करने बैठे तो अपने साथ आप एक स्टॉप वॉच रख लें, या फिर आप जो है वो घड़ियाल पे जो है वो अपना टाइम जो है वो नोट कर लें, ठीक है। आप अपना टाइम नोट कर लें कि आपने जो है वो इस टाइम पे अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू किया था, ठीक है। और जो है वो आपने इतने टाइम में अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आप उस टाइम को नोट कर लें और फिर कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट की एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो आपने पहले जितना टाइम लिया था आप उससे नीचे आने की कोशिश करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो है वो मैंने टाइम कितना लिया है? मैंने आज 15 मिनट्स में, सॉरी, आज मैंने अगर 20 मिनट्स में एक अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट सॉल्व किया है, ठीक है। मैंने स्टॉप वॉच जो है वो लगा ली थी, जो है सॉल्व करने से पहले अपना टाइम नोट कर लिया था, ठीक है। और टोटल मुझे कितने मिनट्स लगे हैं? आज एक पैसेज 5 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल जो है वो एक पैसेज था, ठीक है। उसको मुझे सॉल्व करने में कितना टाइम लगा है? 20 मिनट लगे हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं दोबारा जब एक नया पैसेज सॉल्व करूं नेक्स्ट टाइम, तो मुझे क्या करना है? मेरा टारगेट यही होना चाहिए कि उस टाइम को मैं रिड्यूस करूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपने क्या करना है? अगर इनफैक्ट एग्जाम में अगर आपके पास जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक अगर आपके पास सिर्फ 10 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने
टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको 10 मिनट ही एलोकेट करना है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, आप 12 मिनट तक जा सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा आप सोचिएगा भी नहीं, जो आपसे हो रहे हैं वो ठीक है, जो आपसे नहीं हो रहे आप उनको भले छोड़ दें, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप जितने जो कर सकते थे, या फिर आपको जितने जो है वो दूसरे सेक्शन से मुतालिक अगर आपको सवालात आते हैं तो आपको उनको करने का टाइम मिल जाएगा। वरना क्या होगा कि अगर आपको सवालात नहीं आ रहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतालिक और आप उसी पर ही सारा टाइम लगा रहे हो, तो फिर ऐसे जो है वो आप दूसरे सेक्शन के सवालात को हल करने का टाइम जो है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। आपने टाइम जो है वो बजट करना है, उसको एलोकेट करना है प्रॉपरली, ठीक है। अगर 100 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, 50 मैथ्स के हैं, 50 इंग्लिश के हैं, तो आपने शुरुआत में इक्वल ही टाइम जो है वो एलोकेट करना है मैथ्स के सेक्शन को भी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस को भी, और एमसीक्यूज के हवाले से आपने जो है वो टाइम जो है देना है, ठीक है। टाइम को डिवाइड करना है। फिर उसके बाद जो है दूसरी टेक्निक क्या है कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। जब भी आपके पास एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट आता है ना, तो उसमें सबसे पहली जो की टिप बताई गई होती है, तो वो यही कहा गया होता है कि रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड रीड द टेक्स्ट केयरफुली फर्स्ट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपने ये जो है ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं अगेन ये चीज कहती हूँ कि जब भी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज जो है वो आपके पास आए, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद आपने टेक्स्ट को रीड करना शुरू करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सवालों को पढ़ेंगे, आप सवालों को पढ़ें, ठीक है। और उसमें जितने भी हमारे पास लाइंस हमारे पास आए, सॉरी हमारे पास जो सवाल होंगे, तो उनमें जितने भी कीवर्ड्स अगर गिवन हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या करें, उनको आप अपने पास अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है। आपने सवालात पढ़ लिए, आपने जो है उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब क्या होगा कि आपको एक थोड़ा बहुत सा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जो अभी मैं टेक्स्ट पढ़ने वाला हूँ या वाली हूँ, तो वो उसका टॉपिक क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, या फिर उसमें किस तरह के जो मतलब किस हवाले से किस मौजू पर बात की गई है, ठीक है। और जो आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया होगा वो आपके जो है वो जहन में भी बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक दफा आपने जब सवालात को पढ़ लिया, आपने उनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, फिर उसके बाद जो है देन यू कैन गो एंड देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है। पहले आपने सवालात को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने जो है वो टेक्स्ट जो है उसको रीड करना शुरू करना है, ठीक है। अक्सर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बच्चे रिग्रेसिव रीडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम पढ़ा तो उनको तो कुछ समझ ही नहीं आता कि टेक्स्ट में बात क्या की गई है, ठीक है। तो उनका टाइम पहले यहाँ पे चला जाता है। फिर क्या करते हैं कि वो दोबारा से टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब वो थोड़ा ज्यादा और ज्यादा केयरफुल होकर पढ़ना शुरू करते हैं। अब वो केयरफुल होकर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरी दफा उन्होंने पढ़ा, ठीक है। अब इसमें भी उनका कुछ टाइम जो है वो स्पेंड हो जाता है। फिर अब वो आते हैं सवालात को सॉल्व करने। अब वो जब सवालात को सॉल्व करने आएंगे ना, फिर क्या करेंगे, फिर वो दोबारा से तीसरी दफा उसी टेक्स्ट को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। और फिर सवालात को सॉल्व करने के लिए फिर जो है वो उस टेक्स्ट को दोबारा से तीसरी दफा पढ़ते हैं। और फिर क्या होता है कि बच्चे जो है वो एक ही टेक्स्ट को 3-3 दफा पढ़ रहे होते हैं, रिग्रेसिव रीडिंग वो बार बार कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा है भले अगर आपके पास नॉर्मल जो है अगर आप बैठे हुए हो, ठीक है, अगर आप टाइम बाउंड नहीं हो तो तब आप एक टेक्स्ट को 10 दफा भी पढ़ लो, कोई इसमें जो है वो मुजायका नहीं है। लेकिन क्योंकि वो आपका एग्जाम होता है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है, तो आपने रिग्रेसिव रीडिंग से ही बचना होता है, ठीक है। इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ योर टाइम, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सवालात पढ़ने हैं, उसके बाद आपने अपने रीडिंग जो टेक्स्ट जो है उसको आपने पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको अंदाजा होता जाएगा कि आपसे आपके ये जो सवालात अभी आप पढ़कर आए हो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि उन सवालात में जो आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ होता है, जो आपके जहन में ऑलरेडी बैठे हुए होते हो, तो आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट को पढ़ रहे होते हो ना बाद में, तो कभी कभी वो एग्जैक्ट सेम हमारे वो जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास यू विल कम अक्रॉस दोस, ठीक है। और फिर अचानक से वो आपके माइंड को क्लिक करते हैं एंड देन यू कैन रिकॉग्नाइज द आंसर कि हाँ भाई ये वाला सवाल जो है जो मैंने पहले पढ़ा था उसमें मैंने ये जो है कीवर्ड मैंने अंडरलाइन किया था और ये सवाल वहां पे पूछा गया था, तो उसका आंसर जो है वो आपको रीडिंग के दौरान ही कभी कभी अक्सर मिल जाता है, ठीक है। बाज दफा तो ऐसा होता है कि हमारे जो एमसीक्यूज होते हैं उनकी एग्जैक्ट लाइन जो होती है वो हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में दी गई होती है, ठीक है। तो फिर ये आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है टू रिकॉग्नाइज द आंसर, ठीक है। और इससे ये जो आप रिग्रेसिव रीडिंग ये जो थर्ड टाइम जब आप पढ़ते हैं बच्चे इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, तो
वहां पे जो टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इससे आप लोगों का टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब आप और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ना, जब उनके पास सवालात आ जाते हैं ना, जब उनको आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं पैसेज में से, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आंसर्स को ना उसी वक्त सॉल्व नहीं करते। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं सारे आंसर्स को एक ही साथ सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, मैं सारे आंसर जो है, हालांकि उनको पता होता है कि हाँ इस सवाल का ये आंसर है, उनको मिल चुके होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि एट द एंड जो है वो सभी सवालों के आंसर्स को एक ही साथ टिक कर दूंगा। ये चीज भी आपने नहीं करनी। अगर आपको आंसर मिल गया है, आपने तुरंत उसी वक्त जो है वो अपने एमसीक्यूज का आंसर जो है उसको टिक करना है और आपने आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो फिर जब आप रीडिंग, तीसरी जो हमारे पास टेक्निक या टिप दी गई है वो ये है कि वाइल रीडिंग द टेक्स्ट, ठीक है, जब आप टेक्स्ट को रीड कर रहे हो, लुक फॉर हेडर्स चेंजिंग इन टेक्स्ट साइज और कलर। ठीक है, अगर कभी कभी हमारे पास टेक्स्ट जो है वो बोल्ड किए गए होते हैं हमारे ठीक है, हमारे पास जो वर्ड्स जो होते हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर, उनको कभी कभी बोल्ड किया गया होता है। उन पे कभी कभी अक्सर हमारे जो उनका जो साइज होता है वो चेंज होता है, कभी कभी उनको अंडरलाइन भी किया गया होता है। तो आपने क्या करना है, उन पे बहुत फोकस करना है, और जब भी आप वो पढ़ें और यू कम अक्रॉस दोज वर्ड्स, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उनको हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि वो लफ्ज अक्सर ऐसे होते हैं जिनमें हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और अक्सर कभी कभी क्या होता है कि उन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड हमारे पास कुछ एमसीक्यूज जो है वो हमारे एक्सरसाइजेस में गिवन होते हैं। ठीक है, तो फिर आप है ना लाजमी जो है उनको स्कैन करें। ठीक है, अपनी हेडिंग्स वगैरह जो है उनको हाईलाइट कर लिया करें जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कर रहे हो। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट को जब आप पढ़ रहे हो तो आप उन हेडिंग्स को जो है वो अंडरलाइन कर लें। जो साइजेस अगर हमारे किसी वर्ड के चेंज हुआ हुआ है तो उस वर्ड को भी आप हाईलाइट अपने पास कर लें, या फिर अगर किसी वर्ड का कलर जो है वो चेंज किया गया है, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक है, सिर्फ एक वर्ड जो है वो ऐसा मौजूद है जिसका कलर डिफरेंट है, या फिर उसको बोल्ड किया गया है, या फिर इटैलिक्स में लिखा गया है, या अंडरलाइन किया गया है, तो आपने क्या करना है, आपने उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेना है अपने पास। ठीक है, अपने आपने जहन में बिठा लेना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ऐसे अल्फाजों में हमारी जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्प्ले की गई होती है। ठीक है, फिर वो बाद में हो सकता है उससे रिलेटेड आपके सवाल जो हैं वो दिए गए हों आपके एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह से इफ यू आर एबल मार्क एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ टेक्स्ट एज यू रीड। अगर आपके पेपर पे कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी हुई, वरना अक्सर तो ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि आपने पेपर के ऊपर नहीं लिखना कुछ भी, लेकिन अगर इस तरह से नहीं है तो फिर यू आर फ्री कि अगर आप जो है वो पेंसिल से हल्का सा जो है वो आपको लगता है कि ये इस पैसेज की एक इम्पॉर्टेंट लाइन है तो आप उसको अंडरलाइन कर लें। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ये जो वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर इस वर्ड में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो बताई गई है, तो आप उसको हल्का सा अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी टिप नंबर 4 है। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक सबको क्लियर है? इफ यस देन चैट में जो है वो यस। हाँ चलिए जी, आई होप कि काफी बच्चों को क्लियर हो चुका है, तो वी शुड प्रोसीड फर्दर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर टिप नंबर 4, दैट इज रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस व्हाइल रीडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आंसर्स को सेव करके रखते हैं कि भाई हम जो है वो आखिर में जो है वो आंसर जो है उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, हालांकि उनको आंसर जो है वो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपने ये चीज नहीं करनी, बल्कि सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टेक्स्ट में ही नहीं, इनफैक्ट आपको कोई भी जो है वो किसी और सेक्शन की भी अगर आपको से में भी अगर एमसीक्यूज मौजूद है और उनके आंसर्स आपको पता है, तो आप क्या करें, आप उनको उसी वक्त जो है वो तुरंत जो है वो टिक करते जाएं। ठीक है, आप आगे बढ़ते जाएं, आप वेट ना करें कि मैं एंड टाइम पे जो है वो मैं ये सारे आंसर्स को टिक कर लूंगा या कर लूंगी। ऐसा नहीं होता, कभी कभी एंड टाइम पे हमारे पास हम बहुत ज्यादा रश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें जो आंसर्स आ रहे होते हैं हम उनको भी टिक नहीं कर पाते, उनको भी सही से फिल नहीं कर पाते, जो कि हमारा क्या हो जाता है, वो फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास आंसर्स आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, आपके पास मौजूद हैं, तो आपने क्या करना है, जल्दी से आपने आंसर शीट पर सही से उनको फिल कर लेना है। ठीक है, आपने वेट नहीं करना कि सभी आंसर्स जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं तभी जो है वो इनको सॉल्व करूंगा, तभी मैं टिक लगाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं करनी। तो चलिए जी, यहाँ तक तो हमारे ये जो जितने भी हमारे डायरेक्ट सवाल होते हैं ये तो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है,
अब हमारे इनडायरेक्ट सवाल जो हैं वो कैसे सॉल्व हो, जैसे कि मैंने बताया ना कि कुछ सवाल जो होते हैं उनमें हमें कहा जाता है कि टाइटल बताएं या थीम बताएं, ठीक है, या फिर हमें कहा जाता है कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसका सिनोनिम या एंटोनिम बताएं। होपफुली नेक्स्ट कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम एक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट जो है उसका उससे रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट मैं क्या करूंगी, मैं जो हूँ वो आपके लिए जो है वो एक एक्सरसाइज निकाल कर ले आऊंगी और फिर मैं आपसे ही सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो वो आप जो है, क्योंकि आपने ऑलरेडी टिप्स एंड टेक्निक्स जो है वो आज आप लोग पढ़ चुके हैं, तो कल को जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज होपफुली या फिर ऐसा करूंगी मैं आज शाम ही आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी और वो फिर आप जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? ये ठीक है, या फिर मैं कल को खुद से करवाऊं? आई वुड सजेस्ट कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसको जो है वो आप फिर खुद से ऑन योर ओन जो है वो एज अ प्रैक्टिस आप उसको सॉल्व करें। मेरी सजेशन ये होगी। जी मैम, सेंड कर दें ग्रुप में, बेहतर रहेगा। ये यस बेहतर मैम, है आज हम करेंगे। क्योंकि टिप्स एंड टेक्निक्स तो आपको ऑलरेडी पता चल गई है ना, तो कल को मैं भी उन्हीं टिप्स एंड टेक्निक्स को जहन में रखते हुए फॉलो करते हुए ही आपको करवाती। तो इट इज बेटर कि आप खुद से करें, ठीक है। मेरी सजेशन यही है। बाकी बाकी अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं ही आपको सॉल्व करवाऊं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। मैम आज हम ट्राई सॉल्व करने दें, अगर कुछ चीजें समझ नहीं आई तो कल वो रिपीट भी हो जाएगी। जी चलिए, हाँ ये ठीक सर, है। मैं आपके साथ एक दो जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप उनको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और टाइम बाउंड होके कीजिएगा, ठीक है। यस मैम, आज प्रैक्टिस करेंगे तो कल इजी एग्जैक्टली और बाकी उसके अलावा भी ऑनलाइन बहुत सारे जैसे कि रीड थियरी जो है वो मौजूद है, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जो हैं वो जा सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, वहाँ पे भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है यहाँ तक तो हमारे डायरेक्ट सवाल सॉल्व हो जाते हैं। अब हम इनडायरेक्ट सवाल को कैसे सॉल्व करें, ऐसे सवाल जिनमें हमसे जो है वो थीम्स मांगी गई हों, जिनमें हमसे पूछा गया हो टाइटल का कि भाई इसका टाइटल बताएं क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम इस तरह के सवाल को किस तरह सॉल्व करें। अब देखें, यहीं पर आती है हमारी कौन सी बात, हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली बात, कि यहीं पर आती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन वाली बात, यहीं पर आती है हमारी समझ बूझ वाली बात। अब हमने क्या करना होता है कि देखें, बाज बच्चे क्या कर रहे थे हमारे पास कि जब वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, ठीक है, चलें जी, जो हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चे जब सॉल्व कर रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते, तो वो क्या करते हैं कि यूजली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेक्स्ट में उन्होंने पैसेज पढ़ा, ठीक है, जब वो रीडिंग की आदत अपनी बिल्ड कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वो बुक में पढ़ रहे हैं या फिर किसी लैपटॉप या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो बस उसको पढ़ने के बाद जो है वो बुक को बंद करके रख के चले जाते हैं, ठीक है। उनमें एक बहुत ही गलत आदत ये डेवलप हो जाती है कि वो उस टेक्स्ट को समराइज नहीं करते, ठीक है। उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उसका मतलब नहीं निकालते, उसका जिस्ट, उसका निचोड़ नहीं निकालते कि भाई ये जो टाइम लगा के मैंने ये जो टेक्स्ट पढ़ा है इसको पढ़ने का मतलब क्या था, इसको पढ़ने का मकसद क्या था, ये जो टेक्स्ट मैंने अभी एक पैसेज मैंने पढ़ा है तो इसमें मुझे राइटर ने मुझे क्या बात समझाने की कोशिश की है, वो ये मतलब ही अखज नहीं करते, ठीक है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो एक नॉर्मली जनरली रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है वो बस वो समझते हैं कि मेरी रीडिंग हो गई। नहीं, आपका रीडिंग का मकसद जो है वो मकसद अचीव नहीं हुआ होता जब तक आप उसको, उसका जो है वो माना जो है वो नहीं आखज कर देते, जब तक आप उसका जो मतलब जो है वो नहीं निकाल देते, ठीक है। तो इस तरह से ये चलें जी, आई होप कि सब लोग बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं, और जो नहीं कर रहे हो आई होप कि ग्रेजुअली वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। वी वर ऑन टिप नंबर 6 कि समराइज व्हाट जस्ट यू डिड, ठीक है। तो इसमें जो है वो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो चीजें जो हैं उसको समराइज नहीं करते, सॉरी, जब वो एक दफा टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं तो उनमें ये समराइज करने की आदत नहीं होती, ठीक है। तो वो सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के और वो समझते कि उनकी रीडिंग जो है वो अचीव हो गई है, वो मकसद अचीव हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब एक दफा आप टेक्स्ट को पढ़ लें, इनफैक्ट मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि जब आप अगर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है, ठीक है, और उसमें काफी सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, 3-4 पैराग्राफ्स उसमें दिए गए हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके सेक्शंस जो हैं, उनके जो पैराग्राफ के सेक्शंस हैं, आप उनको भी समराइज करें। आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, तो आप जो है वो फिर जो है एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है वो आप एक
पॉज लगाएं, ठीक है। और फिर आप जो है वो अपने आप से पूछें कि मैंने ये जो अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है तो उसमें बेसिकली क्या बात की गई है, राइटर ने जो है वो किस चीज के बारे में बात की है, ठीक है। इट इज वेरी क्रूशियल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों है? इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपने माइंड में आपकी एक क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ भाई ये जो पैराग्राफ है मैंने पढ़ा है, इसमें राइटर ने ये बात की है, ठीक है। आपको जो है वो चीज जो है जो बातें होती हैं, राइटर का मैसेज होता है वो जहन नशीन आपका हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप जो है वो दूसरे पैराग्राफ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वरना क्या होता है कि आप बस रीडिंग अगर किए जा रहे होते हो, किए जा रहे होते हो, ठीक है, विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी समराइजिंग, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आप जो है वो पढ़ते जाते हैं और जो पिछला जो आपने टेक्स्ट पढ़ा होता है आप उसको भूलते जाते हो, ठीक है। तो फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एक ओवरऑल टेक्स्ट को जब आप पूरा पढ़ लें तो उसको भी आप समराइज करें, उसका भी निचोड़ निकालें, उस पर आप इन्फर करने की कोशिश करें कि हाँ मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा है तो बेसिकली इस टेक्स्ट में किस चीज के बारे में, किस चीज से मुतल्लिक बात की गई है, ठीक है। और इस टेक्स्ट को पढ़ने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, और इस टेक्स्ट से, इस पैसेज से क्या सबक जो है वो आखज होता है, क्या सबक मिलता है, निकलता है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली आपने समराइज लाजमी करना होता है। अब इससे क्या होता है कि जब आप उस टेक्स्ट का मतलब, उस टेक्स्ट की का सेंट्रल आइडिया जो है वो उसको आप पहचान जाते हो, तो आपसे अगर कुछ सवालात ऐसे पूछे जाते हैं कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि बताएं भाई इस पैसेज की जो आपने ये जो पढ़ा है इसकी थीम बताएं, ठीक है, या फिर आप इसको टाइटल जो है वो बताएं, तो फिर ये बहुत इजी हो जाता है, आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ये भाई ये जो टेक्स्ट है इसकी थीम ये है, या फिर इसका पॉसिबल या बेस्ट जो क्या कहते हैं टाइटल है वो ये हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसको समराइज कर लिया होता है, आपने खुद से जो है वो उसका सबक जो है वो निकाल चुके होते हो मेन, आप उसका सेंट्रल आइडिया जो है उसको रिकॉग्नाइज आप कर चुके होते हो, ठीक है। इससे क्या होता है आपके जो इनडायरेक्ट सवालात होते हैं जो कि फ्रेजेस या टर्म से रिलेटेड होते हैं कि जिनमें आपसे पूछा गया होता है कि भाई इस जुमले में जो है ये जो टर्म एक यूज की गई है या टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की गई है तो इसका मतलब इस जुमले में क्या है, ठीक है। तो इससे फिर जो है वो आप चीजों का मतलब निकालना सीखते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट सवालात जो होते हैं वो आपके सॉल्व होना शुरू। सॉरी, थोड़ा सा जो कनेक्शन है वो डिस्टॉर्टिंग है आज। स्क्रीन जो है वो विजिबल है आप लोगों को? यस मैम, होगी। चलें जी। एनीवेज, अब जो लास्ट जो है वो मैं बात कर रही थी कि हम जो है वो आपने जो इनडायरेक्ट सवालात जो होते हैं आपके वो आपने सबसे आखिर में सॉल्व करने होते हैं, डायरेक्ट सवालात जो होते हैं वो आपने पहले सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सवालात आपके तब ही सॉल्व होंगे जब आपने जो है वो एक दफा टेक्स्ट को समझ लिया है, उसका मतलब जो है वो आप समझ चुके हो, उसका मतलब आप निकाल चुके हो, और फिर उन्हीं उसी मतलब के बेसिस पे, उसी समझ के बेसिस पे आपके इनडायरेक्ट सवालात जो हैं वो सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट सवालात जो हैं वो आपने जब आप एक दफा टेक्स्ट को जो हो वो पढ़ चुके होते हो, ठीक है, और उसका मतलब आखिर आपने कर लिया होता है, उसके बाद जो है देन यू कैन मूव टू सॉल्विंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा स्किम एंड स्कैन जो है वो बेसिकली आपकी जनरल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टेक्निक होती है, लेकिन स्किम आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्किमिंग की जो टेक्निक है वो आप यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जनरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक जो है उनको पता होना चाहिए। स्किम बेसिकली क्या होता है स्किम आप ऐसा समझ ले कि आपको फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ दिया गया होता है, तो बजाय इसके कि आप उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें तो आप उसके शुरुआती एक या दो जुमले आप पढ़ लेते हैं, और इससे फिर जो आपको अंदाजा हो जाता है कि इस पैराग्राफ में किस मौजू पर बात की गई है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक पैराग्राफ जो है, आप जो हो सब लोग माशाल्लाह इंटरमीडिएट लेवल के बच्चे जो हैं इस वक्त आप लोग सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक पैराग्राफ का बेसिक स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, और फिर आपके पास जो है वो आखिर में एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। तो टॉपिक सेंटेंस आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है
जो हमारा मेन मौजू होता है टॉपिक सेंटेंस की, हमारा जो पैराग्राफ है उसका टॉपिक क्या है, ठीक है, उसका मेन मौजू क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, तो उस हवाले से हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है। ठीक है, तो स्किमिंग बेसिकली क्या होती है, आप एक जो पैराग्राफ आपके पास दिया गया होता है तो आप उसके जो मेन मेन जो सॉरी शुरुआती इक्का दुक्का जुमला जो है वो आप पढ़ लेते हैं, आप टॉपिक सेंटेंसेस आप उसके पढ़ लेते हैं पैराग्राफ के, ठीक है, और आपको अंदाजा हो जाता है कि इस पूरे पैराग्राफ में किस हवाले से किस मौजू पर बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पैराग्राफ गिवन है, ठीक है, और पैराग्राफ जो है उसका जो टॉपिक सेंटेंस है, मतलब उसका सबसे पहला जुमला आप चलें कह लें कि वो है कि यूज एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन इज इंजरियस टू हेल्थ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये पैराग्राफ है और उसका टॉपिक सेंटेंस मेरे पास गिवन है कि एक्सेसिव यूजेज ऑफ सेल फोन इज इंजरियस टू हेल्थ या फिर इज अनहेल्दी। ठीक है, इस तरह से उसका अगर टॉपिक सेंटेंस है तो फिर हम जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा पैराग्राफ है तो ये मोबाइल फोन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं, नेगेटिव असरात जो हैं उसके बारे में है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है उसके बाद फिर हमारे कुछ सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं जुमले के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे टॉपिक सेंटेंस को ही, टॉपिक सेंटेंस में की गई बात को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर स्किमिंग बेसिकली हमारी यही होती है कि हम शुरुआत में जो ऊपर ऊपर से हम एक टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं ऊपर ऊपर से ही, और फिर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे जो पूरा जो पैराग्राफ है उसमें किस हवाले से बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली क्या होती है, स्किमिंग के ऊपर ऊपर से पढ़ना और मतलब निकालना। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्किमिंग। उसके बाद स्कैनिंग क्या होती है, स्कैनिंग भी हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ही की ही एक टिप होती है, एक टेक्निक होती है। ठीक है, इसको आप चाहें तो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके उसमें भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्कैनिंग बेसिकली क्या होता है कि हम जो है वो अपने मतलब की जो आई थिंक यहाँ पे अजान जो है वो आ रही है, सो वी शुड वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स।
चलें जी, एक्चुअली यहाँ पे अजान हो रही थी, दैट्स व्हाई आई हैड टू गिव पॉज। चलिए जी, रिज्यूम करते हैं। वी वर डिस्कसिंग द स्कैनिंग टेक्निक। ठीक है, स्कैनिंग बेसिकली क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट में से अपने मतलब अपने मकसद की जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको निकालना, उसको हम कहते हैं स्कैन। ठीक है, कभी कभी जो है वो हाँ, हमें जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेट्स या कुछ नंबर्स जो है वो हमारी रीडिंग पैसेज में मेंशन होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली क्या होता है, हम जल्दी से स्कैन कर लेते हैं, वो हमें जल्दी से हमारी नजरों में आ जाते हैं, उनको हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली स्कैनिंग। ठीक है, या फिर इसी तरह से अगर जो है वो हमें एक कोई फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक वर्ड जो है, ठीक है, तो उसको जो है वो हम जल्दी से नजरें दौड़ाकर एक हमारे टेक्स्ट के अंदर उसको हमें ढूंढना है, एक स्पेसिफिक वर्ड हमें ढूंढना है। ठीक है, अपने टेक्स्ट के अंदर। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जल्दी से अपने टेक्स्ट के पूरे बजाय इसके कि हम उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ें, हम जल्दी जल्दी से उस पे नजरें जो हैं वो दौड़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड दैट वर्ड। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है, तो स्कैनिंग आप बेसिकली कर सकते हैं हेडिंग्स के साथ या फिर नंबर्स के साथ। अगर आपको कोई डेट्स वगैरह आपसे कोई पूछी गई हो, आपसे मांगी गई हो, ठीक है, तो फिर आप उन डेट्स को जल्दी से ढूंढने के लिए आप स्कैनिंग की टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। So these are all some of the reading and comprehension techniques and tips which you all must possess और you all must enhance as well। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को पता भी होने चाहिए और आप इन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी करें, ताकि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्स्ट जो है उनको अच्छे तरीके से कम टाइम में और एक्यूरेसी के साथ जो है वो आप उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निक जो है वो हमारे पास गिवन है, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, आई रिकमेंड टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स कि भले मैं आप लोगों को कोई जितने भी कॉन्सेप्ट्स में भले इम्पार्ट करती जाऊं, ठीक है, मैं जितने भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझाती जाऊं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स यूजफुल, वो कॉन्सेप्ट्स फायदा तब तक नहीं देंगे जब तक जो है वो आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज ना करें। ठीक है, आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई ना करें। ठीक है, तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप जो है जो कुछ भी आप पढ़ते हैं लेक्चर्स के दौरान, तो आप उनकी जो है उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस लाजमी करें। ठीक है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो नॉलेज इम्पार्ट करना है, बाकी आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना ये आपका काम है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। अब आप उसको कितना ज्यादा उन जो स्किल्स जो मैंने आपको बताई हैं, जो टेक्निक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, अब ये आप पर इन्हिसार है, इसका इन्हिसार आप पर है कि आप जो है वो उसको कितना ज्यादा जो है वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, आप उसको कितना ज्यादा प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है दैट इज एक्चुअली द की। ठीक है, द की टू इम्प्रूवमेंट एंड अटेनिंग सक्सेस इन एवरी ऑफ द डोमेन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करें। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को समझा सकती हूँ, प्रैक्टिस करना जो है वो आपका काम है। बाकी जो है एक्सरसाइज जो है वो मैं होपफुली बाय टुनाइट जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ अभी बस ये कन्वर्टिंग पे लगाकर और मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो है आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, इफ यू वांट देन यू कैन गो एंड बाय दैट बुक, एमसीक्यूज बुक। ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको काफी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस होंगे सर आसिफ, या फिर वो जो मी एकेडमी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको गाइड कर देगी। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू बाय दैट बुक, तो उसमें काफी जो है वो पैसेजेस दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जो है वो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैम अगर आपके पास STHP के पास पेपर्स अगर हैं इंग्लिश के देन डू सेंड, क्योंकि उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, अगर हम वहां से प्रैक्टिस करते हैं देन इट विल बी लॉट बेटर। अयाज, एसटीएसपी के पास पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो नहीं आती। ठीक है, तो आईबीए जो है वो इस मामले में जो आईबीए की जो पॉलिसीज होती हैं वो काफी डिटर्मिन्ड और स्ट्रिक्ट होती हैं कि कोई भी पास्ट पेपर, सिर्फ एसटीएचपी का ही नहीं, कोई भी किसी भी किस्म का जो पास्ट पेपर होता है आईबीए में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो आउट नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी किस्म का जो पास्ट पेपर है तो यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि वो आपको मिलेगा, सिर्फ एसटीएसपी का नहीं, फाउंडेशन का, डायरेक्ट का, किसी भी नोयत का पास्ट पेपर आपको नहीं मिल सकता। हाँ, एक सैंपल पेपर जो है वो आप आईबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। ठीक है, तो यू कैन अवेल दैट, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट। बाकी जो पास्ट पेपर की आप बात करें तो वो जो है वो अवेलेबल नहीं होते।
मैम एक सवाल है, अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते डबल माइंडेड हो जाते हैं, बजाय उसके करें उसको छोड़ देना बेहतर है? जी। मैम अगर हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन है जिसका हम क्लियर आंसर नहीं ला पा रहे, मतलब उसमें डबल माइंड हो जाते हैं कि ये होगा या ये होगा, इससे अच्छा है कि वो ना करें तो बेहतर रहेगा ना? देखिए यहाँ पे जो है वो आपकी गट फीलिंग्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है, अगर आपका जो है डबल माइंड आप हो रहे हैं और आपकी जो गट फीलिंग्स है वो ये कह रही हैं, आप अपनी गट फीलिंग्स पे रिलाई करें। अगर आपका दिल कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, हो सकता है कि, और आपको लगता है कि देर आर 60% चांसेस कि मेरा ये सवाल ठीक होगा एंड 40% चांसेस कि ये सवाल गलत हो सकता है, तो आप कर लें, आप रिस्क ले लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है और आपको लगता है कि अगर मैं ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो ये गलत ही होगा, सो इट मीन्स देन यू शुड लीव, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आपकी गट फीलिंग्स का ये एक रोल होता है, और एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपने अपने ऊपर बिल्ड करना होता है, अपने ऊपर कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ होपफुली ये ठीक ही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो है वो डिपेंड करता है, समटाइम्स यू लीव एंड समटाइम्स यू अटेम्प्ट, ठीक है। तो मैं ना ये सजेस्ट करूंगी कि आप छोड़ दें, ठीक है, और ना ही मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो हमेशा अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि हाँ 60 to 70% चांसेस हैं कि ये ठीक होगा, देन यू शुड गो ऑन, ठीक है, टेक द रिस्क। अगर आपको लगता है कि चांसेस कम है तो देन यू शुड लीव। ओके मैम, थैंक यू सो मच। टीचर ये जो आउटलाइन है ये, जी जी एक्सक्यूज लाइबा। मी टीचर, ये जो आउटलाइन है ये आईबी वालों ने खुद प्रोवाइड की हुई है या फिर एमई एकेडमी वालों ने खुद? एक्चुअली बच्चे ये जो है वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर है। देखिए पेपर्स की बात मैं नहीं करूंगी, ठीक है। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर कि जितने जितने टॉपिक्स जो हैं वो एरियाज इंक्लूडेड होते थे, तो उसी बेसिस पर जो है वो जितने भी लगता है, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो कि हम पढ़ लें, लेकिन हो सकता है कि वो आईबी की टेस्ट में ना आए, ठीक है। तो इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए सारे के सारे जो टॉपिक्स जो हैं विच आर एक्सपेक्टेड कि हाँ इन टॉपिक्स में से आपके जो है वो एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उस हिसाब से ये आउटलाइन जो है वो एक प्रपोज कर दी गई है। बाकी आईबी ने खुद से जो है वो कोई आउटलाइन नहीं निकाली। इनफैक्ट आई बिलीव कि कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं निकालती। तो इसी तरह से आईबीए ने भी कोई आउटलाइन जो है वो अपनी नहीं निकाली हुई। तो जो एकेडमी जो है उसके अपने कुछ सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ये इसका ट्रैक रखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इस दफा की टेस्ट में आए हैं, या कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पहले होते थे। जैसे कि आई थिंक स्पेलिंग्स का जो टॉपिक होता था वो पहले इंक्लूड होता था, लेकिन अब कुछ अरसे से जो है स्पेलिंग्स का टॉपिक जो है वो नहीं आता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो तब अब से जो है फिर वो स्पेलिंग का टॉपिक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, आउटलाइन से। और इसी तरह से एक तो और टॉपिक्स थे, जैसे कि कंजंक्शंस जो थे वो पहले जो है इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ इयर्स के टेस्ट में जो है वो इक्का दुक्का कंजंक्शंस के जब एमसीक्यूज आ गए तो कंजंक्शंस के टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि सिक्योरिटी के लिए वो सभी टॉपिक्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो जो है इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। ओके टीचर। जी ओके मैडम, थैंक ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमें कब तक मिल जाएंगे? बच्चे अभी बस जैसे ही क्लास खत्म होती है तो ये जब सब एक दफा सारे लेक्चर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है ये अपलोड हो जाएंगे ड्राइव पर, और फिर आपके साथ लिंक भी शेयर कर दी जाएगी। होपफुली बाय 7 या 8 तक आप पीएम जो है वो आपके साथ हो जाएगा। मोहम्मद अली, डू यू वांट टू से समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम एक सवाल था मेरा। जी जी। मैम मैं मतलब फाउंडेशन की टेस्ट में गया ना, तो वहाँ पैराग्राफ में कुछ ऐसे सवालात थे जी जिनका जी। पैराग्राफ के साथ कोई रिलेशन, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है मोहम्मद मतलब अली। जैसे पैराग्राफ आया हुआ था यदि एम्बुलेंस सर्विस पर, तो उन्होंने जी नीचे सवाल दिया। मैम सवाल नीचे पैराग्राफ का ये था कि एम्बुलेंस लाशें उठाती है, वो क्यों उठाती है? कि उनके जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या जो उनके वारिस होते हैं, वो लाशें नहीं उठाते, या वो डेड बॉडी सॉइल कर जाती हैं, या उनसे सिमेल हो जाती है। तो इस चीज का पैराग्राफ के साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, और ना ही ये डायरेक्ट पैराग्राफ मेंशन किया गया था। तो इसका आंसर कैसे देना था हमें? और 3-4 मतलब ऑप्शन सही लग रहे थे ऑप्शंस में। तो अब देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा है ना वो एक
एक बिल्कुल ही एक स्पेसिफिक पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक पैराग्राफ था, ठीक है, या पैसेज आपको दिया गया था और उसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछा गया था और आप ये कहेंगे, आई थिंक आपके मुताबिक जो है वो जो जो सवाल आपको दिया गया था वो लिंक नहीं था आपके पैसेज से, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पे आपका कोई अंडरस्टैंडिंग गैप हो, ठीक है, हो सकता है कि वहां पे आपका कोई अंडरस्टैंडिंग गैप हो और आप जो है वो सवाल को या पैसेज में कोई ऐसी लाइन जो है, ये पैसेज में टेक्स्ट जो है उसको आप सही से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, वरना फिर ऐसे सवालात नहीं आएंगे जो कि लिंक ही ना हो आपके पैसेज से। और दूसरा ये कि मैं इस सवाल को जो है वो इंटरटेन प्रॉपरली इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर हो सकता है कि मैंने वो टेक्स्ट पढ़ा होता तो मैं आपकी क्वेरी को सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती। तो आई डोंट नो कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑफ दैट पेरेंट्स और व्हाटसोएवर यू आर टॉकिंग अबाउट, तो मुझे उस सिनेरियो का पता ही नहीं है, तो आई एम मैं जो हूँ वो इस पे अपना कोई कमेंट जो है वो नहीं देना चाहूंगी। बट एक मतलब जनरल आप देखें कि 3 ऑप्शंस ऐसे थे जो सही लग रहे थे। अभी उसमें ये पूछा गया था कि उसने एम्बुलेंस सर्विस क्यों स्टार्ट की। नीचे जो ऑप्शन थे वो ये थे कि वो गरीबों के साथ हमदर्द था, या फिर वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, या फिर वो हमेशा सही मदद करना चाहता था। तो ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इनमें से कौन सा टिक करना था, मतलब ये अब अगर मेरी आपको कोई बात सुनिए ना, तीनों ऑप्शन तो आपको सही लग रहे थे ना, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो एक ही ठीक होगा। तीनों ऑप्शन तो आपको सही लग रहे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सारा अंडरस्टैंडिंग का काम होता है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है, और यही लिखा गया होता है और यही आपने चूज करना होता है। आपके मुताबिक तीनों ऑप्शन सही थे, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वुड बी ओनली वन सिंगल ऑप्शन दैट वुड बी राइट, ठीक है। आपके हिसाब से तीन होंगे, लेकिन उस टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका ही कोई अंडरस्टैंडिंग गैप हो। और मजीद में इस सवाल को ज्यादा जो है वो इसलिए इंटरटेन नहीं कर सकती बिकॉज आई हैवंट गॉन थ्रू दैट टेक्स्ट, ठीक है। तो अहमद, डू यू वांट टू से समथिंग? जी मैडम, मुझे ये कंफर्म करना थी कि डेली क्लासिंग की कंफर्म टाइमिंग कौन सी है। कल आपने मतलब 3 बजे कहा था तो क्लास स्टार्ट हो गई 4 बजे, तो इस वजह से मतलब कंफर्म टाइमिंग कौन सी है ये एक्चुअली पूछना है। आज मैंने बताया ना, तो इशू यही था कि कुछ बच्चों ने जो है वो मुझे टेक्स्ट किए कि उनके यहाँ कुछ वेदर का ज्यादा इशू है और इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है जिसकी वजह से उनके डिवाइसेस वगैरह चार्ज नहीं है, ठीक है। तो तभी मैंने वेदर वगैरह को कंसिडर करते हुए, और उनके इश्यूज वाकई में थोड़े जेन्युइन थे, ठीक है, और क्योंकि इसके अलावा और कोई उनका एक्सक्यूज नहीं था, तो तभी दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे ये करनी चाहिए। लेकिन आई थिंक कि अब से जो है वो एक ही फिक्स टाइमिंग होगी क्लास की, ठीक है। अगर बच्चे कर सकते हैं तो भले कर लें, अब वरना जो है दे कैन ऑप्ट फॉर लिसनिंग टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली अभी जो है वो मैंने प्रपोज किया है, ठीक है। एंड आई थिंक कि कल से जो है वो आई विल प्रोबेबली बी टेकिंग क्लास फ्रॉम 2 to 4, ठीक है, प्रोबेबली आई विल ट्राई, लेकिन लेट्स सी व्हाट क्या टाइम जो है वो बेस्ट सूट करता है, ठीक है। मैम कैन वी ठीक है, लीव नाउ? थैंक डू अस अ फेवर, आप क्लास 3 से रखें फ्रॉम 3 to 5, क्योंकि गर्ल वाज सेइंग कि आप 12 से 1 भी रख सकती हैं, सो प्लीज वो आप ना कीजिएगा, क्योंकि सुबह का ही ऐसा टाइम होता है व्हेन वी एक्चुअली डू सेल्फ स्टडी। सो आई थिंक 3 to 5 इज सुइटेबल फॉर एवरीवन। और जब आपने देखिए जो सर्वे सेल्फ भी स्टडी है ना, करवाई तो सभी यही कह रहे थे कि बात कर रहे 3 हैं आप? बजे ही सही रहेगा। आई थिंक यू आर अयाज दानिश। अयाज, यस। अयाज, सेल्फ स्टडी आपकी किसी भी टाइम हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यू आर सिटिंग एट योर होम, सो इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज वेरी फिजिबल फॉर यू कि आप किसी भी टाइम जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये जो मैम बात बट कर रहे बात ये है कि आपने कहा हैं, था आप मुझे सुन 3 लें to। पहले। लेकिन असल में मसला ये है कि काफी सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, सम आर नॉट अवेलेबल एट 3 to 5, ठीक है, बिकॉज उनकी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो उनके पास इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं होते, तो दिस इज द एक्चुअली द मैम इशू। आप ऐसा करें ना कि आप वोटिंग करवाएं, तो फिर जो मेजोरिटी अथॉरिटी, जो लोग स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, अगर 3 to 5 देन मेजोरिटी उस पे वोट्स डाल रहे हैं, देन गो फॉर इट। ये बच्चे, ये जो आप जो ट्रिक मुझे सॉरी आप ये जो स्ट्रेटेजी मुझे बता रहे हैं ना, तो मैंने आपसे पिछली बैचेस भी पढ़ाई हैं, तो उनके साथ भी मैंने किया। लेकिन होता क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजीज जो होती हैं ये सिर्फ 1 वीक या 2 वीक चल पाती हैं, क्योंकि फिर क्या होता है कि ग्रेजुअली बच्चों के न्यू न्यू इश्यूज जो होते हैं ना वो निकल कर आ रहे होते हैं।
तो फिर ये जो है ना, ये वोटिंग वाली स्ट्रेटेजी ये भी आई थिंक फिजिबल नहीं होती। फिर उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो ये चीज माइंड कर जाते हैं कि भाई अगर मेजोरिटी के पास अथॉरिटी है तो इसका मतलब है कि हमारी नीड्स को जो है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा। लेकिन आई मैम ट्राई ऐसी कि अगर एक बात ऐसा है फिर टाइम तो रखा जाए रोज ही कि कोई जो सब बच्चा बच्चों के एक लिए। अपनी अलग सी बात करेगा, जी जी जी, फिर यही तो रोज एक बच्चा एक तो है। कंप्लेन लेकिन करेगा आई ना ट्राई अपनी। कि मैं कुछ ऐसा जो है वो टाइम रखूं, ठीक है, जिसपे जो है सब बच्चे जो हैं वो इजिली अवेलेबल हों, ठीक है। और ये कि अगर सिर्फ इक्का दुक्का एक आध जो बच्चा है सिर्फ अगर वो जो है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, देन दे कैन ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू लिसन टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। वेल मैम 1 to 2 से बेहतर है आप 4 to 6 ही रखें जो इस वक्त चल रही है। उसके लिए एक्चुअली मुझे सरासिफ से बात करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा है कि भले अगर आप भी कोई भी टाइमिंग मुझे सजेस्ट कर देंगे ना तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे पर्सनली कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको भी मुझे एक दफा सरासिफ से अप्रूव करवाना होता है। इफ ही डज सो आई हैव नो इशू, ठीक है। तो मैं उनके पास जो है वो सारे ऑप्शन जितने भी आपने मुझे बताए हैं ना, तो मैं उनको सारे बता दूंगी कि कुछ बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि 3 से 5 हो, कुछ चाहते हैं कि 4 से 6 हो, कुछ चाहते हैं कि 12 से 2 हो या 2 से 4 हो। तो मुझे किसी टाइम में कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे पर्सनली मुझे किसी टाइम में कोई इशू नहीं है। इशू जो है एक्चुअली वो बच्चों के एंड पर है। और वाकई में जेन्युइन इशू भी है, लाइक किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी की कोई और एक्टिविटी चल रही होती है उस दौरान। सो कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स, फिर ऐसा टाइम जो है वो आई प्रपोज वट एवर टाइमिंग्स यू हैव सजेस्टेड टू सर आसिफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या जो है वो डिसीजन बताते हैं मुझे, ठीक है। Laiba, do you want to say something or you want to ask something? टीचर एक्चुअली आई हैव टू से द सेम प्रॉब्लम के हमारी और भी ट्यूशंस होती हैं 2 to 4, तो बहुत मतलब 2 to 4 इज ओके बट 4 to 6 इज नॉट फाइन। 4 to 6 is not fine. It's okay, it's okay. I'll ask सर आसिफ। मुझे देखिए पर्सनली मुझे ना 2 बजे मसला है, ना मुझे 4 बजे मसला है, ना मुझे 6 बजे मसला है, ठीक है। अभी फिलहाल क्योंकि मेरी वेकेशन चल रही है तो फिलहाल मुझे पर्सनली टाइम का कोई मसला नहीं है जब तक मेरी वेकेशन है, ठीक है। तो मैं 2 बजे भी आपकी क्लास ले सकती हूँ, मैं 12 बजे भी ले सकती हूँ, मैं 3 बजे भी, मैं 4 बजे भी, मुझे टाइमिंग का इशू नहीं है, ठीक है। इशू जो है वो फिर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 3 to 5 रखती हूँ तो कुछ बच्चों के लिए वो फिर 3 to 5 कन्वीनियंट ना हो। बस मैं ये करूंगी कि मैं सर आसिफ से बात कर लूंगी, ठीक है। और फिर सर आसिफ जो है वो मुझे टाइमिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने भी मैथ की क्लास लेनी है ना, फिर वो भी मुझे कुछ ऐसी ही टाइमिंग सजेस्ट करेंगे जहाँ पे फिजिबिलिटी के साथ वो भी आप लोगों की मैथ्स की क्लास को कंडक्ट कर पाए, ठीक है। और इस तरह हो कि फिर दोनों क्लासेस जो हैं वो कंसेक्यूटिव ना हो, बल्कि थोड़ा सा गैप हो ताकि आप लोग भी फ्रेश हो जाएं, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ता है। मैं करंटली जो है वो सिर्फ जो है वो कुछ बच्चों के कहने पे कोई भी डिसीजन जो है वो मैं नहीं ले सकती, ठीक है। फिर ऐसे क्या होगा कि कुछ बच्चे जो हैं हो सकता है वो नाराज हो जाएं, ठीक है। ओके टीचर, ओके। हाँ, एंड वी विल इंशाल्लाह हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जो सबके लिए फिजिबल हो, ठीक है, जो सबके लिए बेस्ट हो। सो यू डोंट जी नीड टू मैम वरी। 3 to 5 बेस्ट है, क्योंकि 2 बजे को रोटी का टाइम होता है, सबके घर में रोटी होती है तो खाते इट हैं इज 2 बजे को। अहमद, यू आर प्रीटी राइट कि 2 बजे रोटी का टाइम होता है। और हाँ, तो वाकई में रोटी के इस बगैर वजह से इंसान रह नहीं सकता। 2 बजे। लेकिन जो है आई थिंक आप लोग जो है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन आप लोगों ने चूज किया है, तो इट इज आई थिंक कन्वीनियंट फॉर यू ऑल कि आप रोटी खाते हुए भी क्लास ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मतलब असल में क्या होता है ना, किसी के अब्बू जी को जी, दुकान का मतलब रोटी देनी होती है, राइट तो दो राइट, आई बजे का गॉट यू, आई गॉट यू, आई गॉट यू, बस बस। इस वजह से हम तो खुद नहीं खाएं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पहुंचानी होती है जी ना। जी जी जी, आई गॉट यू। चलें जी, और 3 to 5 बेस्ट। चलें हम देखते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसी ही टाइमिंग जो है वो चूज की जाएगी जो कि सबके लिए कन्वीनियंट हो, जो कि सबके लिए फिजिबल हो, ठीक है। तो यही मेरी थैंक पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और बिकॉज ऑफ कोर्स योर लर्निंग इज अवर प्रायोरिटी, ठीक है। अगर आप लोग ही क्लास में नहीं होंगे तो फिर क्लास किस लिए होगी, ठीक है। तो जी ऐसी ही जी टाइमिंग रखी जाएगी जिसमें जो है वो सबके लिए कन्वीनियंट हो। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलें, लेट्स कंक्लूड आवर टुडे सेशन हियर। आई होप कि आप लोगों की जो
क्वेरीज या क्वेश्चंस जो होंगे वो काफी हद तक सॉल्व हो चुके होंगे, इंटरटेन हो चुके होंगे। बाकी जो है वो ग्रेजुअली आइंदा सेशंस होते रहा करेंगे, तो उसमें जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आपकी जो क्वेश्चंस और क्वेरीज जो है वो इंटरटेन होती रहा करेंगी, ठीक है। आज का सेशन जो है वो अब हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने लास्ट टेक्निक आपको बताई, टिप बताई कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज द की, ठीक है। इंशाल्लाह अब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, और टाइम जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।